हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जागड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे अच्छे से पढ़ होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है न्यूक्लियाई, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी निपटाने वाले हैं। एंड ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सीबीएसई के द्वारा सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। और मेरी जो प्रीवियस ईयर की वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हैं कि वो 1 घंटे 50 मिनट 40 मिनट कुछ ऐसे रहती है, और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स को ही कवर किया गया है। मतलब जो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के अंदर, आपके कोर्स के अंदर, उनके ऊपर किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको ही करवाया गया। बाकी चीज़ें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनको कवर नहीं करवाया गया है। तो जो बच्चे ये पूछते हैं कि मैं प्रीवियस 5 ईयर्स तक के क्वेश्चन करूँ, 7 ईयर तक के करूँ या 10 ईयर तक के करूँ, तो उनको सिर्फ मैं एक ही बात बोलूँगा कि आप सारी टाइप्स करिए। जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उन पे क्या क्वेश्चन बन सकते हो वो टाइप्स के क्वेश्चन करिए। और मेरी वीडियोज़ में वही टाइप्स कवर हो रही हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, और पसंद आए तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है बेटा। इस चैप्टर का वन शॉट ऑलरेडी करवा दिया है प्रीवियस ईयर, अब इस वीडियो में आप लोगों को मिल रहे हैं। इसके 1 पेजेस नोट्स बहुत ही ज़्यादा काम के हैं, वो ऑलरेडी मैंने दिए हुए हैं टेलीग्राम चैनल पर। नहीं तो आप लिखना 1 पेजेस नोट्स ऑफ फिजिक्स बाय सुनील जांगड़ा सर, मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। और डिटेल नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, ये पिछले साल के ही हैं, बट 1 पेजेस नोट्स दी बेस्ट हैं। मतलब अगर आप डिटेल भी नहीं पढ़ रहे हो तो 1 पेजेस नोट से आपका बढ़िया वाला काम चल जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर लगभग 3-4 नंबर का ही है। ओके, साथ में एमसीक्यू इस चैप्टर के करवा दिए गए हैं, ऑलरेडी अपलोडेड हैं। मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। साथ में इसकी एक रैपिड रिवीजन भी मैंने आप लोगों को करवाई हुई है, मतलब 30 मिनट में ये चैप्टर पूरा मैंने करवा दिया आप लोगों को, ठीक है। 30 मिनट में ये चैप्टर पूरे का पूरा मैंने आप लोगों को बेटा जी करवा दिया है, ठीक है। जितना भी मेरा कंटेंट है, चाहे मेरी वीडियोस के लिंक हो, चाहे मेरी क्लासेस के लिंक हो, चाहे पीडीएफ्स हो, मतलब किसी भी चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए, किसी भी चैप्टर के आपको क्वेश्चन चाहिए, सब आप लोगों को मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है सुनील जांगड़ा सर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। साथ में इंस्टाग्राम पर मेरा हैंडल है सुनील जांगड़ा 26 के नाम से। अगर फिजिक्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, तो आप यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, बहुत जल्द आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। और एक चीज़, अगर आप बिल्कुल लास्ट टाइम पे हैं, आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, या आपकी प्रिपरेशन 0 लेवल पे है या 50% पे है, तो मैंने एक वीडियो बनाया बेटा 7 घंटे के अंदर पूरी फिजिक्स खत्म करने का, ठीक है। मतलब वो वीडियो बनाया हुआ, तो उसमें आप 7 घंटे में पूरी फिजिक्स खत्म कर सकते हो और फिर क्वेश्चन कर सकते हो। साथ में एक बेस्ट वाली बुक मैंने और मेरी टीम ने निकाली हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग देख लेना और उसको बाई कर लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे आपको ऊपर क्वेश्चन दिख रहे होंगे और नीचे उनके आंसर दिख रहे होंगे, बट मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला, डोंट वरी। देखो यार, यहाँ पे लिखा गया द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ 2 न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर 64 एंड 125 इज। सबसे पहली बात, यहाँ पे डेंसिटी की बात करेंगे। देखो, जो डेंसिटी होती है वो कैसे लिखेंगे आप लोग? हाँ जी, जो डेंसिटी होगी वो कैसे लिखोगे? डेंसिटी लिखोगे मास बाय में वॉल्यूम। मास किसका भाई? न्यूक्लियस का, क्योंकि हम न्यूक्लियस के बारे में बात करें। तो वहाँ पे हमने एवरेज मास मान लिया न्यूक्लियन का m, और नंबर लिखे a। नीचे वॉल्यूम लिखेंगे तो 4/3 पाई r क्यूब हो गया, ठीक है। और जो यहाँ पे r होता है बेटा जी, यहाँ पे जो ये r होता है, ठीक है, ये जो r होता है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो r होता है ये होता है r0 a 1/3 होता है, ठीक है। अगर मैं r क्यूब कर रहा हूँ तो दिस विल बी कितना? r0 के ऊपर क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, और ये आ जाएगा दिस। यस और नो? हाँ जी, अगर मैं क्यूब कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्यूब आएगा, यहाँ पे क्यूब आएगा, और ये इसको कट कर देगा तो ये खत्म हो जाएगा, ऐसे ही होगा। तो अगर मैं डेंसिटी पे लिख रहा हूँ ma, जो कि पूरे का पूरा मास है पूरे न्यूक्लियस का, जिसमें न्यूक्लियंस होते हैं। एवरेज मास हमने m मान लिया है और नंबर उनके a है। साथ में वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब। r क्यूब की वैल्यू कितनी है? r0 a, तो a से a कैंसिल। तो इस फॉर्मूले से आप लोगों को क्या पता लगा कि भाई चाहे 64 बोले चाहे 125 बोले तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो इंडिपेंडेंट है ना, डेंसिटी तो a के इंडिपेंडेंट है, डेंसिटी a के इंडिपेंडेंट है, मास नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो रेशो कितना आने वाला है? 1 आने वाला है, 1:1 आने वाला। तो आंसर जो होगा वो डी होगा बेटा जी। क्लियर है? ये 2023 में ही आया था, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखो, देखो पढ़ाने को मैं सीधा यहीं से पढ़ा देता कि कांस्टेंट होती है, बट कैसे कांस्टेंट होती है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। और मेरी वीडियो के अंदर जो होता है बेटा जी, कि मैं क्वेश्चन आंसर जो लगा रहा हूँ वो इसलिए लगाता हूँ कि आप लोगों की हेल्प हो। जब मैं आपको पीडीएफ दूँ तो आपको आंसर समेत मिले। दूसरी बात कि आपका टाइम बचे। 2-2 घंटे 1.5 घंटे प्रीवियस ईयर की वीडियोस अगर देख रहे होंगे तो आपकी का नुकसान है ना, और अभी तो टाइम भी बहुत कम है। चलो नेक्स्ट है आप लोगों के पास एक क्वेश्चन। न्यूक्लियर रेडियस दिया हुआ आप लोगों को कितना है? 3.6 फर्मी है, किसके लिए? एल्यूमिनियम के लिए। और आपको फाइंड करना है न्यूक्लियर रेडियस ऑफ द कॉपर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था कि आर जो होगा वो
आर नॉट ए 1/3 होने वाला है। अगर मुझे कॉपर का निकालना है तो मैं लिखूंगा आर कॉपर, आर नॉट एक कांस्टेंट है, और कॉपर का जो ए है, कॉपर का जो ए है बेटा जी वो कितना दे रखा है पहले वो देखो। कॉपर का ए दे रखा है 64, तो यहाँ पे आप लिखोगे 64 और उसके ऊपर पावर 1/3। ठीक है, गिवन किसका है हमारे पास, रेडियस एल्यूमिनियम का गिवन है, तो एल्यूमिनियम का है 3.6 फर्मी, और नीचे है यहाँ पे क्या लिखेंगे आर नॉट, और इसका ए कितना है यार कॉपर का, क्योंकि फॉर्मूला तो यही लगेगा एल्यूमिनियम के लिए भी और फॉर्मूला लगेगा कॉपर के लिए, सेम ही लगने वाला है। तो इसका कितना है भैया, तो इसका 27 है, तो यहाँ पे लिखा 27 और ये हो गया 1/3। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, आर नोट से आर नोट कैंसिल हो गया, तो ये हुआ आर कॉपर, यहाँ पे आ गया 3.6 फर्मी, और इधर हम क्या कर सकते हैं 64 को ऐसे लिख दूँ कि 4⁻3, सिमिलरली इसको लिख दूँ 3⁻3, और इनके ऊपर पावर है 1/3 है ना, तो ये इससे कट ये इससे कट, तो घूम फिर के क्या बच रहा है, सिर्फ 4/3 बच रहा है। तो 3.6 फर्मी इंटू में 4/3, ये इसको कट करेगा तो ये बनेगा आप लोगों के पास 4.8 फर्मी। तो ये आप लोगों का आंसर हो गया बेटा जी। ठीक है, ये देखिए क्लियर है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शो दैट द डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इस मास नंबर। अभी शो करके आए थे, पहले क्वेश्चन में यही किया था, बट ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है कई बार। ठीक है, इसमें बोला कि डेंसिटी होगा बेटा मास बाय में वॉल्यूम। ठीक है, मास बाय में वॉल्यूम। अब मास किसका, न्यूक्लियस का, उसमें न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है न्यूक्लियॉन्स, तो वो ए है। ठीक है, अब हर एक न्यूक्लियन का जो मास है वो हमने मान लिया कि एवरेज मास जो है स्मॉल है, तो टोटल मास मैंने लिख दिया, नीचे आएगा वॉल्यूम 4/3 बाय आर क्यूब। आर क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, देखो आर की वैल्यू होती है आर नॉट ए 1/3, तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी होगी बेटा जी, हाँ जी, आर क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, आर नॉट क्यूब ए ऐसी होगी, तो यहाँ पे आर नॉट क्यूब ए, तो ए से ए कैंसिल, तो दिस इज़ कितना 3 चला गया ऊपर, नीचे हो गया 4 आर नॉट क्यूब। सो ये शो हो रहा है कि इसके अंदर ए नहीं आया है। ठीक है, ये शो कर दिया ना कि इसके अंदर ए नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास नंबर है, हो गया शो, 2019 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन टू न्यूक्लियाई जिनकी वैल्यू ए है, मतलब जिनका ए या तो 10 के बराबर है या 10 से छोटा है, फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए हैवियर न्यूक्लियस। देखो यार, जो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं, ध्यान से सुनना, जो लाइटर न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है, लाइट होंगे जो, वो क्या करते हैं, वो जब फ्यूज़ होते हैं तो फ्यूज़ होके वो क्या कर रहे हैं, वो हैवी बना रहे हैं, हैवी न्यूक्लियस बना रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनस्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि जो लाइटर न्यूक्लियस होते हैं वो उनका फ्यूज़न होके स्टेबल न्यूक्लियाई बनता है। क्या बनता है, स्टेबल न्यूक्लियाई बनता है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा व्हेन टू न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए हैवियर न्यूक्लियस, तो उस टाइम क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होगी वो इंक्रीज होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। सो आंसर इज हेयर ए। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट एक, देखो ये इस तरीके के जब भी आप लोगों को क्वेश्चन दिखेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन भाई साहब एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, मतलब ये चीज़ें हुई हैं, तो उनको अब थ्योरी की भाषा में तुम्हें बता दिया है, थ्योरी के टाइप में तुम्हें बता दिया है। तो इनको एक बार देख लो क्या बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन बोला गया ड्रॉ द प्लॉट ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज ए फंक्शन ऑफ मास नंबर फॉर डिफरेंट न्यूक्लियाई। तो भाई ग्राफ तो आप लोगों को ड्रॉ करना होगा, कैसे, इधर है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस इन्होंने बोला, और इधर है मास नंबर। तो ग्राफ आप लोगों को याद कर लेना, थोड़ा सा याद कर लेना कि यहाँ से सीधी इस तरीके से एक लाइन जाएगी, फिर यहाँ से डब्ल्यू बनाना है, डब्ल्यू, और ये थोड़ा सा नीचे, फिर ये ऐसे करके ऐसे हो रहा है। ये तो एक ग्राफ है जो आप लोगों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली हुआ है, तो इसको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे इन्होंने बोला क्या है, इन्होंने बोला द न्यूक्लियर लाइंग एट द मिडल फ्लैट पोर्शन ऑफ द कर्व आर मोर स्टेबल, एक्सप्लेन। देखो यार, इन्होंने बोला कि जो मिडल में न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, वैसे कितने होते हैं, वो 30 से ऐसे होते हैं, ऐसे कुछ रेंज होती है कि ए की वैल्यू 30 से ज़्यादा हो, 170 से कम हो, तो वो स्टेबल रहते हैं। ठीक है, वो क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। अब इन्होंने बोला कि इसको एक्सप्लेन करो। देखो जो कर्व है वो तो हमने बता ही दिया है। इस कर्व से तुम्हें क्या दिख रहा है, सबसे पहले ये देखो कि जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस क्या है, कम है, कम है, तो वो अनस्टेबल है। और जो हैवी है, मतलब जो हैवीएस्ट न्यूक्लियाई है उनके लिए भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस क्या है, कम है, तो वो भी क्या है, स्टेबल है। बट एक रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बिल्कुल मतलब ज़्यादा फर्क नहीं होता, ये ग्राफ बनाया हुआ तो दैट्स वाई थोड़ा सा ऊपर की तरफ तुम्हें दिख रहा है, लगभग ये क्या होता है, फ्लैट होता है। ठीक है बेटा, द अबव कर्व टेल अस that the binding energy per nucleus is smaller for heavier nuclei as well as for lighter nuclei for the middle order nuclei। मतलब इतनी रेंज में क्या होता है,
जो मतलब 30 से कम 170 से ज़्यादा वाले यहाँ पे क्या है वो अनस्टेबल ही हैं बेटा जी, ठीक है। अब होगा क्या, मीनिंग हैवियर न्यूक्लियाई क्या करते हैं, अब स्टेबल होने के लिए वो क्या करेंगे, टूटते हैं, और जो लाइटेस्ट न्यूक्लियाई होते हैं, हल्के न्यूक्लियाई होते हैं, वो फ्यूज़ होते हैं, जुड़ते हैं और एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं जो कि स्टेबल बने, ठीक है, जो कि क्या बने, स्टेबल बने। अब ये स्टेबल कैसे होते हैं बीच वाले, देखो होना क्या चाहिए कि अगर लाइटेस्ट है तो स्टेबल होना चाहिए था, हैवी है तो चलो अनस्टेबल है, बट ये तो लाइटेस्ट को भी स्टेबल बोल रहा है, क्योंकि भाई सब स्टेबिलिटी के लिए एक रेशो होता है, मतलब जो आप लोग ये बोल सकते हो कि जो एन और जेड होता है वो बराबर होने चाहिए, ठीक है, एन बाई जेड जो होने उनका रेशो 1 होना चाहिए, या फिर 1 से 1.6 होना चाहिए। एन बाई जेड का जो रेशो है वो 1 से 1.6 की रेंज में होना चाहिए, तो वो स्टेबल होंगे, उससे कम होगा, उससे ज़्यादा होगा तो वो अनस्टेबल ही रहने वाले हैं, ठीक है बेटा। ये 2023 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर न्यूक्लियर फोर्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट न्यूक्लियर फोर्स के लिए सही नहीं है। दे आर स्ट्रोंगर देन द कुलम फोर्स, भाई कुलम फोर्स से स्ट्रोंगर है, ठीक है, और दे हैव अबाउट द सेम मैग्नीट्यूड फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ न्यूक्लियस, हाँ अलग अलग जो मतलब जो ये फोर्स होती है ये न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगती है, और मतलब न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगती है, न्यूक्लियस न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगती है, तो सेम होती है, वैल्यू उनकी सेम रहती है। दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, तो भैया ये गलत है, ऑलवेज अट्रैक्टिव नहीं होती। एक डिस्टेंस होता है आर नोट जिसको 0.8 FM बोला जाता है, तो उससे अगर डिस्टेंस कम होता है तो ये जो आपकी न्यूक्लियर फोर्स है उस टाइम पे वो क्या हो जाती है, रिपल्सिव हो जाती है, उससे ज़्यादा अगर होता है तो अट्रैक्टिव होती है ना, हाँ उससे अट्रैक्टिव होती है। अभी आगे में और भी चीज़ें आएंगी तो वो आप लोगों को बता दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि आर नोट से डिस्टेंस जब इधर जाए तो न्यूक्लियर फोर्स का नेचर बदल रहा है, आप सीधी सी ये बात समझो, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स का नेचर क्या हो रहा है, बदल रहा है, तो इसलिए ये हमेशा अट्रैक्टिव तो नहीं होगी, ये तो सबको पता है, हमेशा अट्रैक्टिव तो नहीं होने वाली, तो आप लोगों को ये टिक मार्क कर देना था। और ये भी 2023 में है, कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं 2023 में, लास्ट में ही। नेक्स्ट है, और वो आर नोट की वैल्यू ये रही, देखो आर नोट की वैल्यू ये रही, देखो आर नोट से डिस्टेंस जब छोटा हो रहा है, आर नोट से डिस्टेंस जब छोटा रहा है, आर नोट कितना होता है, आर नोट होता है 0.8 FM, ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बट इसका ग्राफ है, एक बार देख लो, आर नोट की वैल्यू 0.8 FM है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना सभी मित्रगण, अब ध्यान से सुनना सभी मित्रगण कि आर नोट से जैसे ही डिस्टेंस कम होता है तो यहाँ पे देखो क्या है कि हमारी जो फोर्स होगी वो रिपल्सिव होगी, आर नोट या उससे ज़्यादा होगा तो अट्रैक्टिव होने वाली है। तो यहाँ पे उसने यही तो पूछा था कि ऑलवेज अट्रैक्टिव है, तो ये गलत है ना, ऑलवेज नहीं होगी, वो डिपेंड करता है सेपरेशन के बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए टू न्यूक्लियॉन्स एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, आइडेंटिफाई द रीजन इन विच द फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियंस इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, जस्टिफाई योर आंसर। बिल्कुल आसान है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी है तो याद करने ही पड़ेंगे। देखो यार, इन्होंने बोला कि आपको पोटेंशियल एनर्जी और उनके डिस्टेंस के बीच में, न्यूक्लियॉन्स के डिस्टेंस के बीच में क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया, ये इधर लिया हमने पोटेंशियल एनर्जी, इधर लिया हमने डिस्टेंस। अब ध्यान से देखना कि जैसे ही न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो डिस्टेंस है अगर वो कम होता है, मतलब 0.8 FM से कम होता है, तो वो क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, बिल्कुल पास आ रहे हैं, तो उनके बीच में एक फोर्स आ जाती है, रिपल्सिव फोर्स आ जाती है बेटा जी। क्या आ जाती है, रिपल्सिव फोर्स आ जाती है। और उस टाइम पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये डिस्टेंस घटता है, जैसे जैसे ये डिस्टेंस घटेगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो रही है, वो मतलब कम का मतलब वो इंक्रीज़ हो रही है, तो उस टाइम पे वो रिपल्सिव होगी, उस टाइम पे वो क्या होगी, रिपल्सिव होगी। लेकिन जब ये यहाँ पे होता है, तो फुल एकदम से परफेक्ट ये अट्रैक्टिव होता है। अगर ये इसके बाद डिस्टेंस बढ़ता है, फोर्स आपकी अट्रैक्टिव ही रहेगी, फोर्स आपकी क्या रहेगी, मतलब अट्रैक्टिव ही रहेगी, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है एक तरीके से वो क्या हो रही है, जीरो को अप्रोच कर रही है, और लगभग R इज इक्वल टू 4 FM पे जो है ये ज़ीरो हो जाती है, लगभग R इज इक्वल टू 4 FM पे ये ज़ीरो हो जाती है। याद रखना कि R नोट से कम डिस्टेंस है तो रिपल्सिव, R नोट से ज़्यादा है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी। ये आप लोगों को बताना था कि ये कब कब हो रही है। और देखो यार, मैंने आप लोगों को ये वाला ग्राफ भी कराया क्योंकि पेपर में ये भी आ सकता है, और ये वाला ग्राफ भी करा दिया क्योंकि पेपर में ये भी आ सकता है। तो कोई एक ग्राफ जरूर आप लोगों को देखने को मिल सकता है आपकी बोर्ड एग्जाम के अंदर, क्लास 12 फिजिक्स के अंदर, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि आपको जस्टिफाई करना है अपना आंसर। देखो यार, जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कैसी फोर्स है,
प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग रही है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लग रही है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग रही है। मतलब रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होने के बाद भी ये पूरे न्यूक्लियस को बांधे हुए है फोर्स। तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। द न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द कूलम फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस। जो चार्जेस के बीच में लगे, या ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, जो दो मास बॉडीज़ के बीच में लगती है, उनसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है ये, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियस फोर्स रैपिडली टू जीरो। देखो ये रैपिडली जीरो, ये 0 0 0 0 को अप्रोच कर रही है अगर थोड़ा सा भी डिस्टेंस बढ़ाते हैं, थोड़ा सा भी अगर डिस्टेंस बढ़ाते हैं। फॉर ए सेपरेशन ग्रेटर देन आर नोट द फोर्स क्या हो जाती है, जैसे ही सेपरेशन जो है वो आर नोट से ज़्यादा होता है तो अट्रैक्टिव होती है, अगर उससे लेस होता है तो ये रिपल्सिव होती है। तो ये बात ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है बेटा, इस तरीके के क्वेश्चन में जो आपके ग्राफ्स वाले क्वेश्चन है, इसको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। अभी करके आए हैं कि न्यूक्लियर फोर्स जो होती हैं वो बहुत छोटे से डिस्टेंस पे लग रही हैं, और थोड़ा सा डिस्टेंस इधर उधर हुआ तो फोर्स भी चेंज होती है ना, कभी अट्रैक्टिव हो जाती है, कभी रिपल्सिव होती है। अब यहाँ पे ये क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। ये कैसी फोर्स है बेटा जी, शॉर्ट रेंज फोर्स है। दूसरी बात, न्यूक्लियर फोर्स जो है अबव 4.2 फर्मी, मतलब जब डिस्टेंस 4 फर्मी तक पहुँच जाता है या 4.2 फर्मी तक पहुँच जाता है, तो न्यूक्लियर फोर्स उस टाइम पे आप क्या बोल सकते हो कि नेग्लिजिबल हो जाती है। क्या हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियंस फॉल रैपिडली टू जीरो एज देयर डिस्टेंस इज मोर देन ए फ्यू फर्मी। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट क्या कहता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज इंडिपेंडेंट होती है। मतलब देखो कॉमन सी बात है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लग रही है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लग रही है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लग रही है, तो चार्ज का कोई फंडा ही नहीं है। तो न्यूक्लियर फोर्स लगती कैसी है, न्यूक्लियर फोर्स में होता है क्या है कि पार्टिकल्स का आदान प्रदान होता है। ठीक है, पार्टिकल्स का क्या होता है बेटा जी, आदान प्रदान होता है। द अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स इज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पाई मेसॉन्स। इनको पाई मेसॉन्स बोलते हैं। मतलब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो आदान प्रदान चलता रहता है, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन, ऐसे देता रहता है। तो उस टाइम पे न्यूक्लियर फोर्स होती है, ये कहा गया है थ्योरीज में। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जो आप लोगों को याद कर लेनी है। सबसे पहली बात कि ये शॉर्ट रेंज होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं, मतलब रिपल्सिव भी होती है वैसे तो, और चार्ज इंडिपेंडेंट होती है। थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाने से क्या होता है, मतलब 0.8 से ऊपर अगर डिस्टेंस जाएगा तो ये अट्रैक्टिव होती हैं, 0.8 से कम आएगा तो रिपल्सिव हो जाती हैं। ठीक है, और अगर डिस्टेंस 4.2 फर्मी हो जाए तो ये जीरो भी हो जाती है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला गया कि डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो फिजन एंड फ्यूजन के बीच में डिफरेंस तुमसे पूछा गया। फिजन क्या होता है, टूटना। एक हैवी न्यूक्लियस क्या होगा, दो स्मॉलर में टूटने की कोशिश करता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए हैवी न्यूक्लियस इनटू टू न्यूक्लियाई ऑफ नियरली कंपेरेबल मासेस विद लिबरेशन ऑफ एनर्जी। मतलब जब ये टूटता है तो एनर्जी भी निकलती है, तो उसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन में क्या होता है कि दो हल्के न्यूक्लियाई एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, तो वो कहलाता है फ्यूज़न। ठीक है, इनकी इक्वेशंस है, एक बार ये याद कर लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोगों को सीधा डिफरेंस ना आके सीधा न्यूक्लियर फ्यूज़न आ जाए, सीधा यही कि न्यूक्लियर फ्यूज़न बताओ, उसकी इक्वेशन लिखो, तो इक्वेशन आप लोग देख लेना है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे न्यूट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, मतलब इस रिएक्शन को करने के लिए। ठीक है, चलो जी, उसके बाद यहाँ पे भी वही है कि दो मिलते हैं और एक हैवी न्यूक्लियस बनता है, तो आते हैं। तो देखो यार, नेक्स्ट आप लोगों का न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, दो चीज़ें मिलती हैं और यहाँ पे एक दूसरे को मिलके एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। तो ये एक इक्वेशन है जो याद कर लेना। यहाँ पे दो ड्यूटेरियम क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, और वो हीलियम बना रहे हैं, तो ये एक हैवी न्यूक्लियस बना रहे हैं। ठीक है, इसमें भी एनर्जी निकलती है। अब यहाँ पे इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है भैया, न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है टू इनिशिएट द न्यूक्लियर प्रोसेस। ठीक है, मतलब बुलेट लाइक हो या प्रोजेक्टाइल लाइक हो, मतलब फेंका जाता है, उसके ऊपर बम्बार्ड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट द लाइटर न्यूक्लियाई हैव टू बी ब्रॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब इनको अगर कंबाइन कराना है तो इनमें क्या करना है, इनको पास में लाया जाता है। इनमें न्यूट्रॉन की जरूरत नहीं है, इनमें पास में लाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि लगभग भैया जी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और यहाँ पे 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो होती है प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला कि ड्यूटेरियम अंडरगोज फ्यूजन एज पर द रिएक्शन, कि ड्यूटेरियम जो है वो रिएक्शन कर रहा है, और मतलब फ्यूज़न हो रहा है उसका, और यहाँ पे एक रिएक्शन हो रही है जिसमें आप लोगों को दिख रहा है कि ये एनर्जी निकल रही है, इतनी एनर्जी यहाँ पे निकल रही है, ये आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, तो इन्होंने बोला फाइंड द ड्यूरेशन फॉर विच एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 500 वोट कैन बी केप्ट ग्लोइंग बाय द फ्यूजन ऑफ 100 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम। मतलब 100 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम का अगर फ्यूज़न हो
तो भाई जो बल्ब है 500 वोट का वो कितने टाइम तक जलेगा। सबसे पहली बात, इस प्रोसेस के अंदर तुम्हें दिख रहा है कि एक एनर्जी निकल रही है ना। ये क्या है, एनर्जी निकल रही है। कौन निकाल रहा है भैया, 2 ड्यूटेरियम जब फ्यूज़ हो रहे हैं तो एनर्जी निकल रही है। तो हमने सबसे पहले वही लिखा कि 2 ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं इतनी एनर्जी को। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होती है। तो मैंने वो लिखा सबसे पहले। क्यों लिखा, क्योंकि देखो 3.27 इंटू मेगा की वैल्यू 10⁻6 और ये साथ में इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू लिख दी। पहले मैंने क्या किया कि जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको जूल में कन्वर्ट कर लिया, सिंपल सा फंडा। अब ये 2 की वजह से हो रही है ना, तो पर न्यूक्लियाई कितनी हो रही है, इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो जैसे ही हम इसको 2 से डिवाइड करते तो हमारे पास पर न्यूक्लियाई की वैल्यू आ जाती है। समझ में आई इतनी बातें, येस और नो। अब ये बोला कि 100 ग्राम में आप लोगों को बताना है, आपको यहाँ पे पावर दे रखी है, टाइम आपसे पूछ रहा है, तो क्या हम एनर्जी निकाल ले 100 ग्राम की। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम अगर हम निकालें ड्यूटेरियम के हिसाब से तो भैया 2 ग्राम में कितने होंगे, कि देखो 1 मोल क्या होगा, वो मास हम मान सकते हैं ना, एटॉमिक मास कुछ ऐसा मान सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 2 ग्राम में आप लोगों के पास क्या है, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स है। तो एक में कितने हुए, 6.023 इंटू 10⁻23 बाई में 2 हो गया। 100 ग्राम में कितने हुए, तो 100 मल्टीप्लाई हो गया। तो टोटल एटम्स आ जाएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये आ गए हैं भैया जी। ठीक है, अब ये है नंबर ऑफ एटम्स। हमने एक एटम के लिए एनर्जी निकाल ली है, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, इसको और इसको गुना कर दूंगा तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। अब ध्यान से देखना, मेरे पास टोटल एनर्जी आ चुकी है, मेरे से टाइम पूछा जा रहा है, मेरे पास पावर है, तो क्या मैं टाइम नहीं निकाल पाऊंगा, निकाल पाऊंगा। एनर्जी बाय पावर कर दूंगा, तो एनर्जी बाय में टाइम जैसे ही मैंने किया तो ये एनर्जी की वैल्यू कितनी है, 7.88 इंटू 10⁻12। हाँ 12 भी बनेगी, और नीचे है आप लोगों के पास 500। इसकी 2 जीरो कट करेगा तो 10 बन जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1.58 सेकेंड बनने वाला है। मतलब 1.58 इंटू में 10⁻10 सेकेंड बनने वाला है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे हम जो है ये सेकेंड में निकाल रहे हैं, लेकिन आप इसको ईयर्स में भी निकाल सकते हैं। अब जैसे अगर 1 साल की मैं बात करूँ तो 1 साल जो होता है वो 365 दिन होते हैं। 365 दिन में 24 घंटे होते हैं, है ना। 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और 60 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो इस तरीके से आप ये 1 साल को सेकंड में लिख रहे हो। तो अगर आप लोगों को ईयर में जाना है तो आप 1 सेकंड की वैल्यू निकालो 1 ईयर बाय में ये सारे का सारा रख देना यहाँ पे। तो कहने का मतलब इस सेकंड को हटाने के लिए आप इसको डिवाइड करोगे इस पूरे से। तो जब आप इतने पूरे से इससे डिवाइड कर दोगे तो 500 साल के करीब जो है आंसर आने वाला है। वैसे 501 500 इतना ही आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोगों के पास ए न्यूक्लियस विद मास नंबर ए। आप लोगों को मास नंबर दिया बेटा जी ए, 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। मास नंबर दिया है ए जो कि है 24 एंड इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस दे रखी है वो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस ये इनिशियल है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप लोगों को आगे क्या बोला गया है, ये बोला कि ये ब्रेक हो जाता है 2 फ्रेगमेंट्स के अंदर और दोनों के पास 120 ए हो जाते हैं। ठीक है, 120 ए हो जाते हैं और उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ये हो गई। तो वो बोला कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई। अब फ्यूज़न हो या फिजन हो एनर्जी निकलेगी। चलो तो भैया इधर आप लोगों को क्या करना है, सीधा एक सिंपल सा तरीका है कि बाइंडिंग एनर्जी निकाल लो। स्टार्टिंग में आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस दे रखी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस दे रखी है जो कि 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर मुझे सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो ए को इधर शिफ्ट कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं ना इसके साथ, तो इसका मतलब 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ मैं ए मल्टीप्लाई करूँगा 240। तो मेरा इनिशियल जो एनर्जी है, मेरी जो इनिशियल एनर्जी है वो आ जाएगी भाई सबसे पहले। ठीक है, अब ये इसने बोला कि ये ब्रेक हो गया 2 पार्ट के अंदर। 120 वाले के अंदर जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस कितना है वो है भैया जी 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके बेटा, इतना समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब अगर मुझे अब बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो मैं 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मल्टीप्लाई करूँगा 120 से। ठीक है, 120 से। बट ये 2 में टूट रहा है ना, कितने में टूट रहा है 2 में, तो इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करूँगा। तो वही काम इन्होंने किया, देखो वही काम इन्होंने किया इन शॉर्टकट, ये रहा भाई। ठीक है, तो आपकी फाइनल एनर्जी आ गई है कितनी, 2040। तो 2040 आपकी फाइनल एनर्जी है। इनिशियल एनर्जी आपकी 1824 थी। तो यहाँ से आप लोगों के पास बनेगा 10 में से 4 गए 6, 3 में से 2 गया 1 और
यहाँ पे 10 में से 8 गए 2 हो गया और ये 110 हो गया, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से एनर्जी निकालनी है, सिर्फ एक ही तो मल्टीप्लाई करना है। अरे भाई अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि बाइंडिंग एनर्जी ये रही, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस जो कि होती है BE में A, वो ये है, मान लो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। अगर मुझे कोई बोले कि बाइंडिंग एनर्जी निकालो तो मैं क्या करूँगा, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ इधर A को इधर शिफ्ट कर दूंगा ना, तो वही तो काम किया मैंने भी, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट करना है द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार, बोरोन दे रखा है जो कि क्या है, ऊपर 10 है नीचे 5 है। यहाँ पे न्यूट्रॉन दे रखा है 0 1। यहाँ पे क्या हो गया, हीलियम हो गया जिसमें ये 4 है ये 2 है। अब ध्यान से देखो, ये 10 है और ये 1 है, तो 11 होने चाहिए इधर, और ये 5 है ये 0, तो इधर कितने होने चाहिए, 3 होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे एक X आएगा एलिमेंट जिसमें यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7 हो, तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये किसके लिए होता है नंबर, ये लिथियम के लिए होता है। किसके लिए होता है, लिथियम के लिए होता है। सिंपल है, फाइंड आउट कर लिया, क्लियर है बेटा, ओके। आपको सिर्फ रिएक्शन बतानी थी, वो हमने लिख दी। उसके बाद मोलिब्डेनम है ना, और साथ में फिर से वही हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम दे रखा है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा TE, टेल्यूरम बोलते हैं कुछ इसको, है ना। तो क्योंकि मैं तो फिजिक्स पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री मेरा इतना पक्का नहीं होता, तो थोड़ी जो ये एलिमेंट के नाम हैं इधर उधर हो सकते हैं, वो देख लेना। चलो अभी तो यहाँ पे देखो, ये 94 है ये 2 है, तो ये 95 हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 आना चाहिए। यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 1 है, तो ये 43, तो इसका मतलब यहाँ पे 0, तो ये न्यूट्रॉन ही तो हुआ। ये क्या हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, तो इसका मतलब ये न्यूट्रॉन आएगा। क्लियर है बेटा, इस तरीके से आप रिएक्शंस को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास ए हैवी न्यूक्लियस P ऑफ मास नंबर 24। आपको एक हैवी न्यूक्लियस दिया हुआ है जिसका मास नंबर मतलब A की वैल्यू 240 दी हुई है, और बाइंडिंग एनर्जी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन दी हुई है। वही बात यार, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी हुई है कितनी, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। और इसका A भी तुम्हें बता दिया है 240 है, तो इसका मतलब अगर बाइंडिंग एनर्जी मुझे निकालनी है तो 240 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इस नंबर से, ठीक है। 240 को मल्टीप्लाई कर दूंगा इस नंबर से, ओके। अब ये बोल रहा है कि ये स्प्लिट हो गया है दो के अंदर, दो न्यूक्लियाई के अंदर, Q एंड R के अंदर, जिनके मास नंबर 110 और 130 है, ठीक है। और उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस बता दी है, तो कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज। सेम है, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया है 2016 के अंदर, और 16 के बाद 23 में भी उसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तरीका चेंज हो गया है, तरीका मतलब वैल्यू को चेंज किया, बाकी सारी चीज़ें वही की वही हैं। अब इसी क्वेश्चन को इसी टाइप के अगर 4-5 और डाल दूंगा मैं, तो बच्चे कहेंगे वाह सर आपने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए। अब मैंने अगर सिलेक्टेड टाइप्स तुम्हें करवा दिए तो तुमको ये अच्छे से करनी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो छोटी बने, ज़्यादा चीज़ें तुम्हें समझ में आए, ओके। तो अभी एनर्जी रिलीज, भाई पहले तो देखो ये और ये जो है इनको मल्टीप्लाई करो, इसके जो भी A हैं मास नंबर है उनसे मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने वही किया, 130 को 8.5 से, 8.5 नहीं 8.4 से करेंगे, और 110 को गुना करेंगे 8.5 से। इन दोनों को जोड़ लो पहले, ये हमारी फाइनल एनर्जी हुई। इनिशियल हमारी 240 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनिशियल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस निकाल दो तो आंसर आ गया। ये है भाई सब तरीका एनर्जी रिलीज़ का। एनर्जी रिलीज़ का मतलब भाई किसी चीज़ को तुम जोड़ रहे हो, किसी चीज़ को तुम तोड़ रहे हो, तो बाइंडिंग एनर्जी ही तो निकालनी है वहाँ पे। कोई चीज़ उसको होल्ड करके रख रही है, कोई एनर्जी उसको होल्ड करके रखे, तो वो बाइंडिंग एनर्जी है ना, उसको बांधे रख रही है। अगर उसको तोड़ रहे हैं तो भी तो बाइंडिंग एनर्जी के बराबर ही एनर्जी लग रही है ना तोड़ने में, ठीक है। चलो तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगे तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए जो चैप्टर नंबर 14 है उसके प्रीवियस ईयर अपलोड हो जाएंगे। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। सो बॉय टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।